इसी में अपन जीवाणु जनित रोग पढ़ते हैं। पिछली क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था कापसूल। इसको क्या बोला जाता है? कोलिक बेसिलोसिस इसको बोला जाता है। इसके उपनाम अपन ने देख लिए थे, रोग कारक देख लिए थे। बहुत सारे रोग कारक है इसके अंदर। ये जरूरी नहीं कि बैक्टीरिया से हो, ये वायरस से भी हो सकता है, फंजाई से भी हो सकता है, प्रोटोजोआ से भी हो सकता है, इसके अलावा क्लेमाइडिया से भी ये हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर ये किसकी वजह से होता है? ई कोलाई की वजह से। ई कोलाई की वजह से ज़्यादातर ये डिजीज होता है, इसलिए इसको अपन जीवाणु जनित रोगों में पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा किसकी वजह से होता है? ई कोलाई की वजह से, ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से। इसके अलावा अपन ने एपिडेमियोलॉजी पढ़ी थी, इसका फैलाव अपन ने पढ़ा था, किस प्रकार इसका फैलाव होता है। मुख्य द्वारा ये संक्रमण हो सकता है, नासा छिद्रों के द्वारा हो सकता है। इसके अलावा जो नेवल कोड होती है, नाभि जो होती है, उसके द्वारा भी हो सकता है। और काफ सोर जो होता है मुख्य रूप से काफ के अंदर होता है, इसीलिए इसको नाम क्या पड़ा? काफ सोर। इसके अंदर क्या होता है? मुख्य रूप से डायरिया जो होता है। क्या होता है इसके अंदर? डायरिया होता है। इसके पैथोजेनेसिस में अपन ने देखा था 3 प्रकार की अवस्थाएं अपन ने देखी थी। सबसे पहला डिफेक्ट इन एब्जॉर्प्शन, अगर अवशोषण में किसी प्रकार की कमी या कोई प्रकार की त्रुटि अगर आपको दिखाई देगी तो उस वजह से क्या होगा? डायरिया होगा, क्योंकि पूरी चीज़ अवशोषित नहीं हो पाएगी। इसके अलावा इंक्रीज इन सिक्रेशन, अगर सिक्रेशन आग का सिक्रेशन अगर बढ़ जाता है, सही है, आग का सिक्रेशन बढ़ जाएगा लेकिन अवशोषण पूर्ण रूप से नहीं हो रहा, उस वजह से भी डायरिया की कंडीशन हो सकती है। तीसरा कारक था इसमें हाइपर मोटिलिटी। हाइपर मोटिलिटी का मतलब होता है कि आंत में पाई जाने वाली जो कर्मानुकुंचन गतियां होती है, कौन सी गतियां? कर्मानुकुंचन गति। इन कर्मानुकुंचन गतियों की जो गति होती है वो बढ़ जाती है। इस गति की वजह से क्या होगा? अवशोषण कम हो जाएगा, आंत के अंदर अवशोषण कम हो जाएगा, और अवशोषण कम होने की वजह से क्या हो जाएगा? डायरिया। क्या हो जाएगा? डायरिया हो जाएगा। तो ये कंडीशन भी इसमें हो सकती है, सही है, हाइपर मोटिलिटी। नेक्स्ट अपन ने इसमें लक्षण देख लिए थे। लक्षणों की बात करें तो इसमें 3 प्रकार की कंडीशन मैंने आपको बताई थी। 3 प्रकार की कंडीशन में एंट्रिक टॉक्सेमिक फॉर्म हो गया, सही है, जो कि आंत के साथ साथ विभिन्न प्रकार के ऊतक जो होते हैं, टिश्यू जो होते हैं, उनको भी प्रभावित करता है, उनके अंदर भी इन्फेक्शन उत्पन्न करता है। इसके अलावा सेप्टिसेमिक फॉर्म अपन ने देखी थी। सेप्टिसेमिक फॉर्म में क्या होता है कि केवल इसके अंदर जो आंत का भाग होता है, इंटेस्टाइन का जो भाग होता है, केवल वही संक्रमित होता है। बाकी ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये आंत के अलावा किसी और ऊतक को संक्रमित नहीं करते हैं। और इस कंडीशन के अंदर ही वाइट डायरिया उत्पन्न होता है, चाक के समान डायरिया आपको देखने को मिलेगा। उसके आधार पर अपन इस रोग की पहचान कर सकते हैं। और ये एंट्रिक फॉर्म में था। सेप्टिसेमिक फॉर्म में क्या होता है? सेप्टिसेमिक फॉर्म में केवल आंत के अलावा ये ऊतकों में जाएगा, ऊतकों के अलावा ऊतकों की बात करते हैं तो रक्त में जाने के बाद ये मस्तिष्क में इन्फ्लामेशन उत्पन्न करेगा, सही है, जिसको मस्तिष्क का शोध कहा जाता है। इसके अलावा जो जॉइंट्स जो होते हैं उनके अंदर भी अपना शोध उत्पन्न कर सकता है या इन्फ्लामेशन कर सकता है। इसके आधार पर अपन इसमें लक्षण देख सकते हैं, जैसे कि पेट दर्द होना, लंगड़ा के चलना, ये सारे अपन ने देख लिए। अब देखते हैं अपन इसका डायग्नोसिस। इसकी पहचान किस प्रकार से की जाती है? डायग्नोसिस की बात करते हैं तो एक तो नवजात बच्चों में लक्षणों के आधार पर, नवजात बच्चों में लक्षणों के आधार पर पहचान करना। लक्षणों के आधार पर जैसे कि अत्यधिक मात्रा में डायरिया उत्पन्न होना, इसके अलावा व्हाइट डायरिया, सफेद रंग का दस्त, सफेद रंग के दस्त चाक के समान दिखाई देंगे, सही है। इसके आधार पर भी अपन इसकी पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा फिकल एग्जामिनेशन यानी कि मल परीक्षण, मल परीक्षण हो गया।
रक्त का परीक्षण हो गया, रुधिर परीक्षण जिसको बोलते हैं, या रक्त परीक्षण, रुधिर परीक्षण या रक्त परीक्षण हो गया। इसके अलावा मृत पशु के अंदर, मृत पशु में किसी ऊतक का सैंपल लेके, ऊतक का नमूना, इसमें ऊतक कौन सा लेंगे? मुख्य रूप से मस्तिष्क का नमूना, क्योंकि ये ज़्यादातर जो होते हैं मस्तिष्क और जॉइंट्स को ही प्रभावित करते हैं। नमूना लेकर उसकी पहचान, ऊतक के नमूने की पहचान, सही है, ऊतक के नमूने की पहचान। इसके अलावा FAT भी किया जा सकता है इसके लिए, एलाइजा, FAT, एलाइजा, ये सारे टेस्ट इसके लिए किए जा सकते हैं। ये हो गया डायग्नोसिस। इसके बाद होता है इसका ट्रीटमेंट, उपचार। उपचार की बात करें तो उपचार इसका बहुत थोड़ा लंबा है। देखो, सबसे पहले तो अगर ये रोग होने के बाद जो बच्चा होता है, नवजात बच्चा होता है, उसमें दुग्ध देने की मात्रा कम कर देनी चाहिए, दुग्ध की मात्रा कम कर देनी चाहिए, दुग्ध की मात्रा कम कर देनी चाहिए, क्योंकि दूध की मात्रा अगर इंटेस्टाइन में ज़्यादा होगी, अगर उसका पाचन नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है कि उससे क्या होगा, दस्त हो जाएगा। और ज़्यादा मात्रा में अगर अपन दूध पिलाते हैं तो उससे ई कोलाई बैक्टीरिया के बढ़ने के चांस भी रहते हैं, क्योंकि उसको पोषण मिल रहा है, पोषण मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि जो बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करेगा और ये डिजीज जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा डायरिया को रोकने वाली ड्रग्स दी जाती है, डायरिया को रोकने वाली औषधि, डायरिया को रोकने वाली औषधि क्या कहलाती है? एंटी डायरियल ड्रग्स। जैसे कि फ्यूराजोलिडोन हो जाता है, या इसके अलावा डायरिया को रोकने वाली डायरोक हो गया। ये सारी ड्रग्स जो होती है एंटी डायरियल ड्रग्स कहलाती है, जो ड्रग्स डायरिया को रोकने का काम करती है। इसके अलावा आंत की गति को कम करने वाली, आंत की गति को कम करने वाली औषधियाँ, कौन कौन सी होती है? आंत को क्या कहलाती है? आंत की गति को कम करने वाली औषधियाँ क्या कहलाती है? ये कहलाती है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। यहाँ लिख देता हूँ, एंटी कोलिनर्जिक। जो आंत की गति को कम करेगी। जाहिर सी बात है, अगर आंत की गति कम हो जाएगी तो आंत की गति कम होने की वजह से अवशोषण को ज़्यादा समय मिलेगा, और अवशोषण को ज़्यादा समय मिलेगा तो जो भोजन अंदर गया है, आंत के अंदर गया है, उसका पूर्ण रूप से अवशोषण हो सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण हो सकता है। अब एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स कौन कौन सी होती है उसके बारे में देख रहे हैं। इसमें आती है एक तो कोलोप्रोमाजिन, कोलोप्रोमाजिन, ये नहीं होती। इसके अलावा आंत की गति को कम करने वाली ड्रग्स, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। दूसरी ड्रग्स कौन सी आती है? स्त्राव कम करने वाली ड्रग्स, सही है। स्त्राव, आंत का स्त्राव कम करने वाली ड्रग्स।
स्त्राव कम करने वाली औषधियाँ, इनको बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है? ओपिएटिक ड्रग्स। ओपिएटिक ड्रग्स। अब ये ओपिएटिक ड्रग्स होती है, आंत का स्त्राव कम करने वाली ड्रग्स, ये कई प्रकार की हो सकती है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। क्लोरप्रोमाजिन, क्लोरप्रोमाजिन हो गया। इसके अलावा एट्रोपिन सल्फेट, एट्रोपिन सल्फेट ये भी जो होता है आंत की गतिविधि को भी कम करता है। एट्रोपिन सल्फेट जो होती है वो आंत की गति को भी कम करती है, इसके अलावा आंत के जो स्त्राव होते हैं उनको भी कम करने का काम करती है। इसके अलावा ओपिएटिक ड्रग्स आ गई, लोपेरामाइड, लोपेरामाइड, ये सारी की सारी ड्रग्स बता रहा हूँ, ये आंत की गति को भी कम करती है और आंत के स्त्रावों को भी कम करती है। ये गति को कम करने का काम भी करती है और आंत के जो स्त्राव होते हैं, मतलब अति स्त्राव, हाइपर सिक्रेशन जो होता है आंत के अंदर, उसको भी कम करने का काम करती है। लोपेरामाइड हो गया, सही है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, जिसको PGI भी बोला जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर के नाम से भी जाना जाता है। ये ड्रग्स जो होती है ये आंत की गति को भी कम करने का काम करती है और आंत का जो अति स्त्राव होता है, मतलब जिसको हाइपर सिक्रेशन बोला जाता है, यानी कि हाइपर सिक्रेशन को कम करने वाली ड्रग्स भी होती है। हाइपर सिक्रेशन जो होता है आंत के द्वारा अति स्त्राव की क्रिया जो होती है उसको कम करने का काम भी करती है, सही है। देखो इसको एक बार और देख लो, नवजात बच्चों में दूध की मात्रा को कम कर देना चाहिए। डायरिया को रोकने वाली एंटी डायरियल ड्रग्स, आंत की गति को कम करने वाली एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हो गई, आंत के स्त्राव को कम करने वाली या अपन कह सकते हैं अति स्त्राव को रोकने वाली, जिसमें ओपिएटिक ड्रग्स आ गई, क्लोरप्रोमाजिन, ओपिएटिक ड्रग्स आ गई, क्लोरप्रोमाजिन, एट्रोपिन सल्फेट, लोपेरामाइड, हाइड्रोक्लोराइड और प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। ये क्या करती है? ये हाइपर सिक्रेशन को, अति स्त्राव को भी कम करने का कार्य करती है। ये सारी ड्रग्स नहीं देनी, इनमें से कोई एक ड्रग्स देनी है, एक समय केवल एक ड्रग्स का ही उपयोग करना है, ऐसे नहीं कि सारी की सारी एक साथ दे दो। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, डायरिया ज़्यादा हो रहा है, पशु के अंदर डायरिया ज़्यादा हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि फ्लूइड लॉस भी होगा। फ्लूइड लॉस, शरीर के अंदर तरल पदार्थ का ह्रास भी होगा। इस तरल पदार्थ के ह्रास को कम करने के लिए से फ्लूइड थेरेपी दी जाती है। फ्लूइड थेरेपी दी जाती है। फ्लूइड थेरेपी में आप नॉर्मल सेलाइन यूज कर सकते हो और DNS यूज करते हो। डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन या नॉर्मल सेलाइन यूज कर सकते हो। कौन सी तरीके से? इसको IV यूज किया जा सकता है, इंट्रावेनस यूज किया जा सकता है और इंट्रावेनस देने के बाद में इसको ओरली भी दिया जा सकता है, मुख के द्वारा भी इसको दिया जा सकता है, सही है। NS और DNS को फ्लूइड लॉस को कम कर दिया फ्लूइड थेरेपी देके, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का भी तो लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जो मिनरल पदार्थ होते हैं शरीर के अंदर, उनका भी तो लॉस हो रहा है डायरिया के द्वारा। तो उनके लॉस को कम करने के लिए रिंगर लैक्टेट दिया जाता है, RL दिया जाता है, कोई IV, ध्यान रखना, RL दिया जाता है, IV, सही है। ये होगी फ्लूइड थेरेपी एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी। इसके अलावा ये सब देने के बाद क्या होता है, पशु के अंदर एसिडोसिस होने के चांस रहते हैं। ये अपन अगर फ्लूइड थेरेपी दे रहे हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स थेरेपी दे रहे हैं जैसे कि रिंगर लैक्टेट, RL, तो उसमें एसिडोसिस होने के चांस रहते हैं। तो एसिडोसिस को कम करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। एसिडोसिस को कम करने के लिए
सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में रोग कारक की सही पहचान करके, सही पहचान होने के बाद, जैसे कि या बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, या प्रोटोजोआ है, या क्लेमाइडिया है, इनकी अगर पहचान की जा सके तो पहचान करने के बाद एंटीबायोटिक दी जाती है। पहचान करने के बाद आदि निम्न ड्रग्स दी जाती है, जैसे कि इसके अंदर पोलीमिक्सिन हो गया, एंटीबायोटिक है। पोलीमिक्सिन बी जिसे बोला जाता है, पोलीमिक्सिन हो गया, कोलिस्टीन हो गया, कोलिस्टीन हो गया, फ्यूराजोलिडोन हो गया। फ्यूराजोलिडोन को 5 से 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ओरली इसको दिया जाता है। 5 से 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ओरली दिया जाता है। फ्यूराजोलिडोन के बाद में क्लोराम्फेनिकोल, इसकी डोज रेट है 25 से 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसको दिया जाता है। इसको भी ओरली दे सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग आती है जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक। जेंटामाइसिन इसकी डोज रेट है 2 से 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। जेंटामाइसिन के बाद में आती है एम्पिसिलिन। इसका डोज रेट है 10 से 25 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। इसके अलावा सल्फर ड्रग्स दे सकते हैं। सल्फर ड्रग्स हो गया, एमोक्सिसिलिन हो गया। ये विभिन्न प्रकार के ड्रग्स हैं जो रोग कारक की पहचान होने के बाद अपन इसको दे सकते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई के अंदर ये ज़्यादातर काम करती है। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ के अंदर ये काम करती है। वायरस के अंदर ज़्यादातर ये काम नहीं कर पाती है। अगर वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो उस समय ये जो ड्रग्स मैंने आपको बताई ये ज़्यादा काम नहीं कर पाती है। लेकिन अगर बैक्टीरिया का और फंगस का संक्रमण अगर होता है तो उनमें ये अच्छे से अपना प्रभाव दिखाएगी। नेक्स्ट, आत्रीय अधिशोषक। आत्रीय अधिशोषक भी दिया जा सकता है। आत्रीय अधिशोषक क्या करता है? ये आत्रीय अधिशोषक व रक्षक, आत्रीय अधिशोषक और रक्षक ये क्या काम करते हैं? ये जो आँख का म्यूकोसा वाली जो लेयर होती है, म्यूकोसा की जो लेयर होती है उसके ऊपर अपना आवरण बना देते हैं। और आवरण बनाने के बाद जो सिक्रेशन होता है, आँख का सिक्रेशन वो कम हो जाता है। आँख का स्त्राव कम हो जाता है। क्या हो जाता है? आँख का स्त्राव कम हो जाता है। म्यूकोसा के ऊपर अपना आवरण बना देते हैं। ये कौन कौन से हो सकते हैं? आत्रीय अधिशोषक कौन सा है? केओलिन सही है। और आत्रीय रक्षक जिसको बोला जाता है वो है पेक्टिन। ये दो प्रकार के आत्रीय अधिशोषक व आत्रीय रक्षक काम में लिए जा सकते हैं। इसके अलावा लक्षणात्मक उपचार,
लक्षणात्मक उपचार। लक्षणात्मक उपचार में लक्षणों के आधार पर उपचार करना। इसके अलावा नसेट, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, दर्द को कम करने के लिए या इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, सूजन कहीं पे अगर सूजन आ रही है, कहीं पे कोई हिस्सा लाल हो रहा है तो उसको कम करने के लिए नसेट दे सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसके साथ विथ लीवर एक्सट्रैक्ट। लीवर एक्सट्रैक्ट और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देने चाहिए। लीवर एक्सट्रैक्ट क्या करता है, लीवर को उत्तेजित करता है और उसको सही करने का काम करता है। सही है। इसके अलावा अपन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग दे सकते हैं। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग तो क्या करता है, एलर्जी को कम करने का काम करता है। एलर्जी को कम करता है, हिस्टामिन की मात्रा को कम करने का काम करता है। तो ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। आंतरिक अधिशोषक दिया जा सकता है। कौन सा है आंतरिक अधिशोषक? केवलिन। इसको यूनिवर्सल एंटीडोट में भी अपने काम में लिया था। यूनिवर्सल एंटीडोट, यूनिवर्सल एंटीडोट था। इसके लिए यूज किया था, किसी भी टॉक्सिन, अगर कोई पशु टॉक्सिन खा लेता है तो उसके जो अपन ने उसके लिए अपन यूनिवर्सल एंटीडोट बनाया था, उसमें भी केवलिन को काम में लिया था। केवलिन क्या करता है, एक आवरण बना लेता है। ये आवरण क्या करता है, इसके अवशोषण को कम कर देता है। जैसे कि इसके स्त्राव को कम कर देता है। अगर स्त्राव कम हो जाएंगे तो अवशोषण भी कम हो जाएगा। और पैक्टिन प्रतिशत का काम करता है। ये सारे हो गया ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आता है रोकथाम और नियंत्रण। रोकथाम और नियंत्रण। रोकथाम और नियंत्रण में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काफ शोर जो होता है वो भीड़ भाड़ के इलाके में ज़्यादा होता है। जैसे कि ओवर क्राउडिंग अगर आपको कहीं पे देखने को मिलती है। ओवर क्राउडिंग का मतलब होता है जैसे कि पशुशाला की कैपेसिटी कितनी है, केवल 50, मान लो कि 50 पशुओं को रखने की कैपेसिटी है किसी पशुशाला की, लेकिन आप लोग उसमें रख रहे हो 100 पशु रख रहे हो या 150 पशु रख रहे हो, कुछ भी ज़्यादा, मतलब 50 से अगर ज़्यादा आप रख रहे हो तो उस स्थिति में क्या पैदा हो जाएगी, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, भीड़ भाड़ की जगह हो जाएगी। उस स्थिति में भी ये रोग फैलने की संभावना रहती है। काफ शोर फैलने की संभावना रहती है। सही है। तो रोकथाम और नियंत्रण में ओवर क्राउडिंग से बचना चाहिए। पशुओं को उतना ही रखें जितना कि उसकी पशुशाला की कैपेसिटी है, जिससे कि काफ शोर होने के चांस कम रहते हैं। इसके अलावा गर्भित प्राणियों का पार्थुरेशन जो होता है, प्राणियों का पार्थुरेशन यानी कि प्रसव की क्रिया सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। प्रसव की क्रिया सावधानी पूर्वक करें या अच्छी देखभाल के साथ करें। अच्छी देखभाल के साथ करें, क्योंकि देखो गर्भित प्राणी का अगर देखभाल अच्छे से नहीं करेंगे तो मैंने आपको इसके फैलने के रीज़न बताए थे। सही, एपिडेमियोलॉजी में अपन ने देखा था कि काफ शोर के बैक्टीरिया कैसे प्रवेश करते हैं, कारक जो होता है वो शरीर में कैसे प्रवेश करता है, मुख के द्वारा प्रवेश कर सकता है। सही है। इसके अलावा नासा छिद्रों के द्वारा प्रवेश कर सकता है। और एक मैंने तीसरा कारण बताया था, जो नाभि होती है, नेवल कॉर्ड जो होती है, इसके द्वारा भी ये शरीर में प्रवेश कर सकता है। ये बैक्टीरिया या वायरस जो है नाभि के द्वारा भी प्रवेश कर सकता है और सीधा इंटेस्टाइन में जाएगा या रक्त के द्वारा ऊतकों में जाएगा। तो गर्भित प्राणियों का अगर पार्थुरेशन अच्छे से नहीं होगा तो नाभि के द्वारा, पशु की नाभि के द्वारा, या अपन कह सकते हैं जो काफ है
बच्चा है, नवजात बच्चा, उसकी नाभि के द्वारा ये बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। सही है। अगला कारण है पशुशाला में साफ सफाई। साफ सफाई रखना। इसके बाद आता है वैक्सीनेशन। अगर बच्चे का होते ही अगर इसका वैक्सीनेशन कर दिया जाए काफ सौर, तो इस रोग से परमानेंटली बचा जा सकता है। तो ये आपका काफ सौर कंप्लीट हो। नेक्स्ट क्लास में अपन नया डिजीज लेके आएंगे, कौन सा? नाभि रोग, जिसको नेवल इल के नाम से जाना जाता है। नाभि रोग या नेवल इल के नाम से जाना जाता है। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना।